फरवरी 1799 की बात है। सुबह का वक्त था। श्रीरंगपट्टनम के किले के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक खास मेहमान खड़ा था। मेहमान फ्रांसीसी था। नाम था दुबुक। टीपू सुल्तान ने उसे खुद अंदर बुलाया। दुबुक के हाथों में एक खत था। ये खत नेपोलियन बोनापार्ट का था और फ्रांस से आया था। उस वक्त नेपोलियन मिस्र में था और वहीं से उसने टीपू सुल्तान के नाम ये पैगाम भेजा था। संदेश में लिखा था कि वो जल्द ही एक बड़ी सेना के साथ अंग्रेजों पर हमला करने वाला है और चाहता है कि टीपू भी उसका साथ दे। टीपू सुल्तान ने खत पढ़ा। उनके चेहरे पर एक उम्मीद की चमक दिखाई दी। फ्रांसीसियों से उन्हें बड़ी उम्मीदें थीं। सालों से वो उनके साथ मिलकर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकालने का सपना भी देख रहे थे। लेकिन टीपू सुल्तान को ये नहीं पता था कि ये खत उन तक पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों के हाथ लग चुका था और यही खत उनके ताबूत में आखिरी किल साबित होने वाला था। लॉर्ड वेलेस्ली, जो उस वक्त भारत का गवर्नर जनरल था, पहले से ही टीपू सुल्तान को खत्म करने का मन बना चुका था। नेपोलियन का ये खत उसे टीपू पर हमला करने का एक और बहाना दे गया। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप अलिफ लैला देख रहे हैं, जिसमें आज जानेंगे टीपू सुल्तान के आखिरी दिनों की पूरी कहानी। टीपू सुल्तान हिंदुस्तान के इतिहास का एक ऐसा नाम जिन्हें कोई शेर मैसूर कहता है तो कोई एक मजहबी जुनूनी कहता है। कोई उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ पहला स्वतंत्रता सेनानी मानता है तो कोई एक जालिम बादशाह। लेकिन एक बात सब मानते हैं कि टीपू सुल्तान एक बहादुर योद्धा थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों का मुकाबला किया। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में आज के कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ था। उनके पिता हैदर अली साहब मैसूर की फौज में अपनी सेवाएं दे रहे थे और अपनी हिम्मत और असाधारण काबिलियत के दम पर वो मैसूर के हुक्मरान बने हुए थे। वो दौर ही ऐसा था। मुगल सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी और पूरे हिंदुस्तान में छोटी छोटी रियासतें अपनी ताकत बढ़ाने में लगी थी। मैसूर भी उन्हीं में से एक था। दक्षिण भारत में बसा ये राज्य अपनी दौलत और मसालों के लिए मशहूर था। हैदर अली साहब ने मैसूर को एक ताकतवर फौजी रियासत में बदल दिया। उन्होंने अपनी फौज को यूरोपियन तरीके से ट्रेनिंग दी और तोप खानों को मजबूत किया। अंग्रेज उस वक्त हिंदुस्तान में अपने पैर जमा ही रहे थे। बंगाल पर उनका कब्जा हो चुका था और अब उनकी नजर दक्षिण भारत पर थी। मैसूर की बढ़ती ताकत अंग्रेजों को खटक रही थी। इन सब का नतीजा क्या हुआ? अंग्रेजों और हैदर अली साहब के बीच जंग छिड़ गई। पहली जंग साल 1767 से 1769 तक चली। हैदर अली साहब ने अंग्रेजों को कड़ी शिकस्त दी और उन्हें मद्रास तक खदेड़ दिया। मजबूर होकर अंग्रेजों को हैदर अली साहब की शर्तों पर सुलह भी करनी पड़ी। ये अंग्रेजों के लिए एक बड़ी बेइज्जती थी। कुछ साल तक तो शांति रही, लेकिन फिर 1780 में दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध शुरू हुआ। इस बार हैदर अली साहब अकेले नहीं थे। उनके साथ मराठे और हैदराबाद के निजाम भी थे। टीपू सुल्तान भी इस जंग में अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। उन्होंने कई मौकों पर अपनी बहादुरी और सूझबूझ का सबूत दिया। लेकिन 1782 में जब जंग अभी चल ही रही थी, हैदर अली साहब का इंतकाल हो गया। अब मैसूर की सारी जिम्मेदारी 32 साल के टीपू सुल्तान के कंधों पर आ गई। केट ब्रिटलबैंक अपनी किताब टाइगर द लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान में लिखती हैं कि हैदर अली साहब के इंतकाल के बाद भी टीपू सुल्तान ने हिम्मत नहीं हारी और जंग जारी रखी। उन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए। आखिरकार 1784 में मैंगलोर की संधि हुई और दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध खत्म हुआ। इसी संधि में टीपू सुल्तान की शर्तें मानी गईं। ये टीपू सुल्तान की बड़ी जीत थी। लेकिन अंग्रेज भी कहां चुप बैठने वाले थे। वो टीपू सुल्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। टीपू सुल्तान भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी, अपनी फौज को और मजबूत किया, नए हथियार बनाए, नौसेना बनाने की भी कोशिश की और सबसे बढ़कर
फ्रांस के साथ अपनी दोस्ती गहरी की। फ्रांस उस वक्त इंग्लैंड का दुश्मन नंबर 1 था। टीपू सुल्तान को उम्मीद थी कि फ्रांसीसी उनकी मदद जरूर करेंगे। उधर अंग्रेज भी खाली नहीं बैठे थे। वो टीपू सुल्तान के खिलाफ एक बड़ा जाल बुन रहे थे। उन्होंने टीपू के पुराने दुश्मन मराठों और हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिला लिया। विक्रम संपथ अपनी किताब टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटररेग्नम में लिखते हैं कि लॉर्ड वेलिजली जो 1798 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया, उसका एक ही मकसद था, टीपू सुल्तान का खात्मा। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटररेग्नम में बताते हैं वो हिंदुस्तान को पूरी तरह से ब्रिटिश झंडे के नीचे लाना चाहता था और टीपू सुल्तान उसकी राह के सबसे बड़े रोड़े थे। वेलिजली ने टीपू सुल्तान पर इल्जाम लगाया कि वो फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। नेपोलियन का वो खत जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, वेलिजली के हाथ लग चुका था। उसने टीपू सुल्तान को एक खत भेजा और उन पर कई पाबंदियां लगाने की कोशिश की। टीपू सुल्तान ने उनकी शर्तें मानने से इनकार कर दिया। बस वेलिजली को बहाना मिल गया। उसने जंग का ऐलान कर दिया। ये शुरुआत थी चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध की। टीपू सुल्तान जानते थे कि यह लड़ाई उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। झोंकना भी था, लेकिन इस बार दुश्मन बहुत ताकतवर थे। 3 तरफ से हमला हुआ। एक तरफ से अंग्रेज जनरल हैरिस की फौज थी, दूसरी तरफ कर्नल वेलिजली की फौज और तीसरी तरफ से निजाम की फौज हमला कर रही थी। मराठों ने भी उत्तर से हमला करने का वादा किया, लेकिन वो सीधे तौर पर जंग में शामिल नहीं हुए। टीपू सुल्तान के कई पुराने सरदार भी अंग्रेजों से मिल चुके थे। गद्दारी की शुरुआत हो चुकी थी। इन मुश्किल हालात में भी टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि उनका असली मुकाबला अंग्रेजों से है और ये मुकाबला उनकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के दरवाजे तक आ पहुंची थी। अप्रैल 1799 का महीना था। श्रीरंगपट्टनम का किला दुश्मन फौजों से घिर चुका था। किले की दीवारें तोप के गोलों की मार झेल रही थीं। बाहर जनरल हैरिस अपनी विशाल सेना के साथ डेरा लगाए हुए था। वो किसी भी कीमत पर टीपू सुल्तान को झुकाना चाहता था। किले के अंदर टीपू सुल्तान बेचैन बैठे थे। उन्हें अपने ज्योतिषों पर बहुत भरोसा था। हर रोज वो उनसे अपनी किस्मत का हाल पूछते। एक सुबह ज्योतिषों ने उन्हें बताया कि आज का दिन उनके लिए बहुत मनहूस है। सितारे गर्दिश में हैं। अगर वो अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ दान पुण्य करना होगा। टीपू सुल्तान ने फौरन हुक्म दिया, हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, अनाज सब कुछ गरीबों में बांट दिया जाए। यहां तक कि उन्होंने अपने पसंदीदा काले घोड़े को भी दान कर दिया। कहते हैं उस दिन टीपू सुल्तान ने ज्योतिषों से पूछा, क्या अब मैं महफूज हूं? ज्योतिषों ने सिर हिलाकर कहा, नहीं हुजूर, खतरा अभी टला नहीं है। आपको आज किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। टीपू सुल्तान इतना सुनकर खामोश हो गए। क्या वो अपनी किस्मत को बदल पाएंगे? सोच रहे थे। ये भी सोच रहे थे कि या जो कुछ भी होना होगा वो होकर रहेगा। उधर किले की दीवारों पर बरसते गोले जैसे टीपू के इन्हीं सवालों का जवाब दे रहे थे। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के बीच बसा एक द्वीप, एक किला और टीपू सुल्तान की सल्तनत की राजधानी। ये कोई मामूली किला नहीं था। दोहरी दीवारों, गहरी खाइयों और मजबूत बुर्जों वाला एक अभेद दुर्ग था। कम से कम टीपू सुल्तान तो यही समझते थे कि इसे भेदना मुश्किल, बहुत मुश्किल या कहे तो नामुमकिन होगा। लेकिन अप्रैल 1799 आते आते हालात बदल चुके थे। 3 तरफ से दुश्मन की फौजें किले को घेरी हुई थी। करीब 50,000 सैनिक, जिनमें अंग्रेज निजाम और मराठों के सिपाही शामिल थे, किले पर धावा बोलने को तैयार बैठे थे। उनके पास उस वक्त की सबसे आधुनिक तोपें थीं, जो लगातार किले की दीवारों पर गोले बरसा रही थी। किले के अंदर करीब 30,000 सैनिक थे। साथ में टीपू सुल्तान के वफादार सिपाही भी थे, जो अपने सुल्तान के लिए अपनी जान तक देने को तैयार थे। लेकिन उनके हौसले पस्त होने लगे थे। रसद कम होती जा रही थी। दुश्मन की घेराबंदी इतनी कड़ी थी कि बाहर से कोई मदद अंदर भी नहीं पहुंच पा रही थी। फ्रांसीसियों से मदद की जो उम्मीद टीपू सुल्तान ने लगा रखी थी, वो भी अब टूट चुकी थी।
नेपोलियन मिस्र में फंसा हुआ था और उसके लिए हिंदुस्तान पहुंचना नामुमकिन था। विक्रम संपत अपनी किताब में इस घेराबंदी का बड़ा मार्मिक चित्रण करते हैं। वो लिखते हैं कि किले के अंदर टीपू सुल्तान अकेले पड़ते जा रहे थे। उनके कई पुराने और भरोसेमंद सरदार या तो मारे जा चुके थे या फिर अंग्रेजों से जा मिले थे। मीर सादिक जो कि टीपू सुल्तान के दीवान थे और पुरनया जो कि उनके एक अहम मंत्री थे, इन दोनों पर ही गद्दारी के इल्जाम लगते रहे। कहा जाता है कि इन दोनों ने अंदर की खबरें अंग्रेजों तक पहुंचाई और किले की कमजोरियों का पता बताया। केट ब्रिटलबैंक भी अपनी किताब में इस बात का जिक्र करती हैं कि टीपू सुल्तान को अपने ही लोगों से धोखा मिला था। अंग्रेजों ने सबसे पहले किले के पश्चिमी हिस्से पर हमला करने का फैसला किया। यह हिस्सा थोड़ा कमजोर था। कई दिनों की लगातार गोलाबारी के बाद किले की दीवार में एक बड़ी दरार पड़ गई। वो इतनी चौड़ी थी कि सैनिक आसानी से अंदर घुस सकते थे। जनरल हैरिस ने अपने सैनिकों को हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। टीपू सुल्तान को अब दीवार टूटने की खबर मिल चुकी थी। वो खुद उस जगह पहुंच गए और उन्होंने अपनी आंखों से उस दरार को भी देखा। कहते हैं कि उस वक्त उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने फौरन दीवार की मरम्मत कराने का हुक्म दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुश्मन दरवाजे पर ही खड़ा था। टीपू सुल्तान को अपने ज्योतिषों की बात याद आई। आज का दिन उनके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन वो एक महान योद्धा थे। पीठ दिखाकर भागना उनकी फितरत में नहीं था। उन्होंने अपने खास सिपाह सलारों की एक मीटिंग बुलाई। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। कुछ ने सलाह दिया कि अंग्रेजों से सुलह कर ली जाए, लेकिन टीपू सुल्तान इसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। उन्होंने अपने सैनिकों को आखिरी लड़ाई के लिए तैयार रहने को कहा। किले के हर दरवाजे पर, हर बुर्ज पर सैनिक तैनात कर दिए गए। टीपू सुल्तान खुद भी तलवार और ढाल लेकर मोर्चे पर जाने को तैयार हो गए। उनकी आंखों में ना तो डर था ना ही थकान, बस एक अजीब सी शांति थी। शायद वो ये समझ चुके थे कि उनका आखिरी वक्त आ गया है। श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी अब अपने आखिरी और सबसे खूनी मरहले में दाखिल हो चुकी थी। मौत किले के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। 4 मई सन 1799 की बात है। दोपहर का वक्त था। टीपू सुल्तान अपने महल में खाना खाने ही बैठे थे कि तोपों का शोर और बढ़ गया। कुछ ही देर में खबर आई कि किले की पश्चिमी दीवार, जिसे कई दिनों की गोलाबारी से अंग्रेजों ने तोड़ दिया था, उधर से दुश्मन ने हमला कर दिया। टीपू सुल्तान ने खाना वहीं छोड़ा, हाथ धोए, अपनी तलवार ली और अपने कुछ भरोसेमंद सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार होकर उस तरफ चल गए जिधर से हमले की खबर आई थी। विक्रम संपत अपनी किताब टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटररेग्नम में बताते हैं कि टीपू सुल्तान ने अपनी जान की परवाह न करते हुए खुद तलवार उठाई और दुश्मन सैनिकों पर टूट पड़े। वो बहादुरी की मिसाल पेश कर रहे थे, अपने सिपाहियों का हौसला बढ़ा रहे थे। उनकी मौजूदगी ने मैसूरी सैनिकों में नया जोश भर दिया। वो टीपू बादशाह की जय के नारे लगाते हुए अंग्रेजों से लड़ने लगे। मौके पर मौजूद लोगों ने बाद में बताया कि टीपू सुल्तान उस दिन एक आम सिपाही की तरह लड़ रहे थे। उनके सिर पर पगड़ी थी और कमर में जड़ाऊ तलवार। वो घोड़े पर सवार होकर लड़ाई का संचालन भी कर रहे थे और मौका मिलने पर खुद भी दुश्मन पर वार कर रहे थे। कई बार वो दुश्मन के इतने करीब पहुंच गए कि हाथापाई की नौबत भी आ गई। इसी बीच एक गोली उनके घोड़े को लगी और वो गिर पड़ा। टीपू सुल्तान फौरन उठे और पैदल ही लड़ाई करने लगे। लड़ाई किले के उत्तरी दरवाजे, जिसे डिड्डी गेट या वाटर गेट भी कहा जाता है, उसके पास तक पहुंच चुकी थी। टीपू सुल्तान अपने कुछ बचे कुचे वफादार सैनिकों के साथ वही मोर्चा संभालने लगे। उनके शरीर पर कई जख्म लग चुके थे, खून बह रहा था, लेकिन उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई थी। वो जानते थे कि हार निश्चित है, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहते हैं। उसी वक्त किसी अज्ञात सैनिक की एक गोली टीपू सुल्तान की छाती में दाहिनी तरफ लगी। वो लड़खड़ा कर गिर पड़े। उनके एक वफादार सेवक राजा खान ने उन्हें उठाने की कोशिश की और कहा, हुजूर, अंग्रेजी अफसरों के सामने खुद को पेश कर दीजिए, आपकी जान बख्श दी जाएगी।
लेकिन टीपू सुल्तान ने इनकार कर दिया। उनके आखिरी शब्द थे, चुप रहो बेवकूफ, शेर की तरह जीना भेड़ की तरह मरने से बेहतर है। कुछ ही पलों में अंग्रेज सैनिक वहां पहुंच गए। एक सैनिक ने टीपू सुल्तान की कीमती जड़ाऊ पेटी माने बेल्ट छीनने की कोशिश की। जख्मी हालत में भी टीपू सुल्तान ने अपनी तलवार से उस पर वार किया। जवाब में उस सैनिक ने अपनी बंदूक से टीपू सुल्तान के सिर पर कनपटी के ठीक ऊपर एक और गोली मार दी। श्रीरंगपट्टनम के किले पर अब अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। हर तरफ धुआं, लाशें और खामोशी फैली हुई थी। जनरल बेयर्ड अपने ऑफिसर्स के साथ टीपू सुल्तान के महल पहुंचा। उन्हें उम्मीद थी कि टीपू सुल्तान वहीं मिलेंगे, लेकिन महल खाली था। बेयर्ड ने टीपू सुल्तान के बेटों से पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? शहजादों ने सहमे हुए जवाब दिया कि वो लड़ाई के मैदान में है। बेयर्ड को यकीन नहीं हुआ। उसने हुक्म दिया, पूरे किले में टीपू को ढूंढो, जिंदा या मुर्दा। मशालों की रोशनी में सैनिक किले के चप्पे चप्पे को छानने लगे। आखिरकार रात के अंधेरे में उत्तरी दरवाजे के पास लाशों के ढेर में किसी ने टीपू सुल्तान को पहचाना। उनके जिस्म पर जख्मों के निशान थे, कपड़े खून से सने हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी वही शाही रौब था। जनरल बेयर्ड खुद वहां पहुंचा। उसने टीपू सुल्तान के शव को गौर से देखा। फिर उसने हुक्म दिया कि शव को पूरे सम्मान के साथ महल में लाया जाए। टीपू सुल्तान की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। अंग्रेज खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। लॉर्ड वेलेजली को जब यह खबर मिली तो उसने कहा, आज हिंदुस्तान हमारा है। ये शब्द महज डिंग नहीं थे। टीपू सुल्तान की मौत के साथ ही दक्षिण भारत में अंग्रेजों का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर दुश्मन भी खत्म हो गया था। मैसूर सल्तनत, जिसे हैदर अली साहब और टीपू सुल्तान ने अपनी मेहनत और बहादुरी से खड़ा किया था, अब अंग्रेजों के रहमो करम पर था। अगले दिन 5 मई साल 1799 को टीपू सुल्तान के शव को उनके पिता हैदर अली की कब्र के पास गुंबद-ए-शाही में पूरे सैनिक सम्मान के साथ दफनाया गया। विक्रम संपत अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके जनाजे में हजारों लोग शामिल हुए। आसमान में बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। कई लोगों का मानना था कि ये टीपू सुल्तान की करामात है, क्योंकि वो अक्सर कहते थे कि जब कोई नेक इंसान मरता है तो आसमान भी रोता है। टीपू सुल्तान की मौत के बाद अंग्रेजों ने मैसूर सल्तनत के साथ क्या किया, ये भी जानना जरूरी है। उन्होंने वाडियार खानदान, जिनसे हैदर अली साहब ने हुकूमत छीनी थी, उनके एक बच्चे को गद्दी पर बिठाया। लेकिन असली ताकत अंग्रेजों के हाथ में ही रही। मैसूर अब एक रियासत बन चुका था जो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। टीपू सुल्तान के खजाने को लूट लिया गया। उनकी मशहूर लाइब्रेरी, जिसमें हजारों कीमती किताबें और दस्तावेज थे, उसे भी बर्बाद कर दिया गया या इंग्लैंड भेज दिया गया। केट ब्रिटलबैंक अपनी किताब में इस लूट का विस्तार से जिक्र करती हैं। सोने और चांदी के सिक्के और अशर्फियों की कोई गिनती नहीं थी। कई कमरों में ये ऐसे भरे पड़े थे जैसे अनाज की बोरियां रखी हों। टीपू सुल्तान का एक सोने का सिंहासन भी था जो बाघ की शक्ल में बना था और उस पर बेशकीमती रत्न जड़े थे। अंग्रेजों ने सिंहासन को भी नहीं छोड़ा, इसे तोड़कर हिस्से हिस्से में बांट दिया और सोना और रत्न अलग अलग कर लिए। शायद सबसे अनोखी चीज थी जो लूटी गई, वो था टीपू का मैकेनिकल टाइगर माने बाघ। ये लकड़ी का बना एक आदमकद बाघ था जो एक अंग्रेज सिपाही को दबोचे हुए था। जब इसका हैंडल घुमाया जाता तो बाघ के अंदर से गुर्राने और सिपाही के चीखने की आवाज आती थी। ये टीपू की अंग्रेजों से नफरत का प्रतीक था। आज भी ये देखने को मिल जाएगा लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में। बताया गया कि ये पूरी लूट इतनी बड़ी थी कि इसे बांटने के लिए बाकायदा प्राइज एजेंट नियुक्त किए गए थे। ये कौन होते हैं? प्राइज एजेंट वो व्यक्ति होता है जो युद्ध में पकड़े गए दुश्मन के जहाज और माल की बिक्री और बंटवारे का काम देखता है। आम सिपाही से लेकर बड़े बड़े जनरल तक सब ने इस लूट में अपना हिस्सा लिया। कहा जाता है कि श्रीरंगपट्टनम की गलियों में कई दिनों तक सोने चांदी के सिक्के और जवाहरात बिखरे पड़े थे। टीपू सुल्तान की मौत ने हिंदुस्तान के इतिहास पर गहरा असर डाला। ये सिर्फ एक राजा या एक सल्तनत का अंत नहीं था, बल्कि ये उस आज़ादी की लड़ाई की एक
अहम कड़ी का टूटना भी था, जो कई हिंदुस्तानी राजा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को बाहर निकालने का जो सपना देखा था, वो अब अधूरा रह गया। इसी के साथ अलिफ लैला का ये अंक यहीं खत्म करते हैं। इसे लिखा हमारे साथी कमल ने और शूट किया इरशाद ने, जिनकी मदद की सर्वेश ने। मेरा नाम है शुभम और आप देखते रहिए खबर।